हेलो फ्रेंड्स, परम आईएएस जनरल साइंस वन लाइनर का ये पार्ट 9 है और इस वीडियो लेक्चर सीरीज़ में हम केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 16 मेटल्स मिनरल्स एंड ओर्स और चैप्टर नंबर 17 एलॉय पढ़ेंगे। तो जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था, यह एक लेक्चर वीडियो सीरीज़ है जिसमें हम घटना चक्र के प्लस एनसीईआरटी के प्लस लूसेंट के जितने भी इम्पॉर्टेंट फैक्ट इस मैगज़ीन में दिए हुए हैं उसको एक लेक्चर वीडियो सीरीज़ के माध्यम से डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मैं पहले आपको बता देता हूँ, इस लेक्चर वीडियो सीरीज़ में हम डिफरेंस बिटवीन मिनरल्स एंड ओर्स पढ़ेंगे। उसके बाद साथ ही साथ हम इसमें पीरियोडिक टेबल का, अगर ये मान लो पीरियोडिक टेबल है, ये ग्रुप्स अक्रॉस द ग्रुप्स और अक्रॉस द पीरियड आप अगर जाते हो तो एटॉमिक साइज, वैलेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मेटालिक कैरेक्टर में क्या फ़र्क आता है वो पढ़ेंगे। उसके बाद साथ ही साथ हम इसमें प्रॉपर्टीज ऑफ alloy with the help of a table and some important alloy भी with the help of table पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर वीडियो सीरीज़ को। हमारा चैप्टर नंबर 16 मेटल मिनरल्स एंड ओर्स। तो देखिए, सबसे पहले इसमें देखेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो इसका सबसे पहला क्वेश्चन था पोटेशियम इज़ मोस्ट रिएक्टिव मेटल, मतलब ये सबसे ज़्यादा रिएक्टिव मेटल है। द गिवन मेटल इज़ इन ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी, मतलब ऑर्डर में दिया गया है, जैसे पोटेशियम सबसे ज़्यादा, उसके बाद सोडियम, उसके बाद कैल्शियम, उसके बाद आयरन। और ये क्वेश्चन कब पूछा गया था? 59 बीपीएससी में। चलिए इससे पहले मैं आपको एक टेबल दिखा देता हूँ जिसमें मैंने डिस्कस किया था, पर वो लेक्चर वीडियो अपलोड नहीं हो पाया क्योंकि उसमें ऑडियो शो नहीं कर रहा है मेरे वीडियो में। पर फिर भी मैं आपको एक बार दिखा दे रहा हूँ। ये रहा हमारा प्रॉपर्टीज़, ये रहा अक्रॉस द पीरियड और ये रहा डाउन द ग्रुप। जैसे देखो पीरियोडिक टेबल है ना, तो देखो जैसे आपको पता होगा ये पीरियोडिक टेबल में ये ग्रुप 1 है, ग्रुप 2 है, ग्रुप 3 है, ग्रुप 4 है, ग्रुप 5 है। मतलब तो एक्चुअल में अगर मैं आपको यहाँ पे एक स्क्वायर डायग्राम से पीरियोडिक टेबल बता दूँ, तो ये अगर ये मेरा पीरियोडिक टेबल है ना, तो ये जो कॉलम्स है ना ब्रदर, ये कॉलम जो है उसे हम ग्रुप कहेंगे और ये हॉरिजॉन्टल लाइंस है ना, वो मेरा पीरियड होगा। तो चलिए ये क्या कहता है, तो एटॉमिक साइज अगर हम अक्रॉस द पीरियड जाएंगे, मतलब फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, मतलब अगर हम लेफ्ट टू राइट जाएंगे ना, तो हमारा पीरियड क्या होगा, वो डिक्रीजेस है। और डाउन द ग्रुप ये इंक्रीज होगा, मतलब एटॉमिक साइज डाउन द ग्रुप बढ़ता जाएगा। फिर एटॉमिक साइज हमारा हो गया, उसका नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इफ वी गो अक्रॉस द पीरियड तो वो इंक्रीज करता जाएगा और डाउन द ग्रुप रिमेन सेम। और मेटालिक कैरेक्टरिस्टिक्स डिक्रीजेस अक्रॉस द पीरियड और इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप, और नॉन मेटालिक कैरेक्टरिस्टिक्स इंक्रीजेस अक्रॉस द पीरियड और डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीजेस अक्रॉस द पीरियड और डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप। फिर आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीजेस अक्रॉस द पीरियड एंड डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप। फिर बेसिक नेचर ऑफ ऑक्साइड्स, मतलब लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो वो डिक्रीज कर जाएगा और इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप। और मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीजेस फ्रॉम ग्रुप 1 टू ग्रुप 4 एंड देन डिक्रीजेस। चलिए मैं एक बार आपको फिर से पीरियोडिक टेबल में ले जाता हूँ। देखिए यहाँ पे किसका पहले बात कर रहा था, आप देख लो यहाँ पे ग्रुप 1 टू ग्रुप 4। तो चलिए देखते हैं ग्रुप 1 टू ग्रुप 4 को ये क्या कह रहा है। ग्रुप 1 टू ग्रुप 4 एंड इंक्रीज होता है, उसके बाद वो डिक्रीज होता जाएगा। जैसे ये ग्रुप 1 हो गया, ग्रुप 2 हो गया, ग्रुप 3 हो गया, ग्रुप 4 हो गया, ये इंक्रीज करेगा। उसके बाद फिर वो एज वी गो ऑन 5, 6 ये डिक्रीज करता जाएगा। फिर वो लिखा है एंड देन डिक्रीजेस। अब यहाँ पे उसके बाद अगर हम नेक्स्ट में जाते हैं तो मेल्टिंग पॉइंट अक्रॉस द पीरियड क्या होगा, तो मेल्टिंग पॉइंट अक्रॉस द पीरियड डिक्रीजेस इन ग्रुप 1। ग्रुप 1 में अगर इस पीरियड की बात करेंगे तो मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज होता है ग्रुप 1 में। उसके बाद ग्रुप 2 में भी डिक्रीज किया जाएगा, फिर इंक्रीज करेगा ये ग्रुप 5 में और हमारा 7 में इंक्रीज करेगा हमारा ग्रुप 7 में। ये हो गया हमारा मेल्टिंग पॉइंट। अगर हम इनकेस अगर हम बॉइलिंग पॉइंट अगर देखना चाहें तो मैं आपको टेबल में पढ़ के बता दूंगा। फिलहाल मैं आपको पीरियोडिक टेबल में बता दे रहा हूँ। अगर बॉइलिंग पॉइंट का बात करें तो इंक्रीजेस फ्रॉम ग्रुप 1 टू ग्रुप 4। तो बॉइलिंग पॉइंट हमारा क्या होता है, इंक्रीज करता है ग्रुप 1 टू ग्रुप 4 तक और ये डिक्रीज करेगा इन ग्रुप 1 2। ये अक्रॉस द पीरियड का बात कर रहे हैं, ठीक है। मैंने आपको अभी ग्रुप के बारे में बता दिया था, अब हम पीरियड के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो ये डिक्रीज करेगा। आप एक बार सिर्फ यहाँ पे समझ लो, उसके बाद आपको रिटर्न में वो टेबल है ना, आप उससे समझ लोगे, वहाँ पे आपको समझ में आ जाएगा। ओके, तो अगर मान लो मैं अगर बॉइलिंग पॉइंट का बात करता हूँ ना, तो बॉइलिंग पॉइंट का इन पीरियड क्या होगा, तो ये ग्रुप 1 एंड 2 में डिक्रीज करेगा, ठीक है। ये पीरियड का मैं बात कर रहा हूँ, डिक्रीज करेगा और इंक्रीज करेगा ग्रुप 5 एंड 7 में। ओके, अब चलिए हम चलते हैं टेबल में। देखिए बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज फ्रॉम ग्रुप 1 टू ग्रुप 4 एंड देन डिक्रीजेस। आप एक काम करना, मर्ज नहीं किया है, आप एक पीरियोडिक टेबल अपने पास रख लेना, उसके बाद इस टेबल के बाद देख लेना, आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा। और ट्रस्ट में यहाँ से अगर आपको समझ में आ रहा है तो आपका कंसेप्ट बहुत क्लियर हो जाएगा केमिस्ट्री में। अब देखिए बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीजेस इन ग्रुप 1 एंड 2 एंड डिक्रीजेस इन ग्रुप 3 एंड 4 और इंक्रीजेस ग्रुप
5 एंड 7। फिर ऑक्सीडाइजिंग नेचर, ये इंक्रीज करता है कहाँ पे, तो ये इंक्रीज करेगा अक्रॉस द पीरियड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, और ये डिक्रीज करेगा डाउन द ग्रुप फ्रॉम टॉप टू बॉटम। ओके, और रिड्यूसिंग नेचर क्या है हमारा, डिक्रीजेस है और ये इंक्रीजेस है। ये हम लोगों ने कम से कम 5 मिनट यहाँ पे दिया है, पर आपको समझ में आ गया होगा। और अगर आप इस टेबल को एक बार समझ लोगे ना, तो आपके लिए पूरा नॉन मेटल्स, मेटल्स और अलॉय तीनों चैप्टर जो है ना आपको अच्छे से समझ में आएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या था, डायमंड इज द हार्डेस्ट एंड लीस्ट कंप्रेसिबल एंड बेस्ट थर्मल कंडक्टर अमंग ऑल नेचुरल मटेरियल। मतलब जितने भी नेचुरल मटेरियल है उसमें से डायमंड क्या है, लीस्ट कंप्रेसिबल, मतलब आप उसको कंप्रेस नहीं कर सकते, बहुत हार्डेस्ट होता है ना इसलिए, एंड बेस्ट थर्मल कंडक्टर, हीट कंडक्शन बहुत अच्छा है। द केमिकल फॉर्मूला ऑफ सफायर, मतलब रूबी, रूबी आप लोगों ने देखा है जो Al2O3 होता है, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ Al2O3, एल्युमिनियम ऑक्साइड बोलते हैं उसको। इट इज़ प्रीशियस जेमस्टोन अ वेराइटी ऑफ मिनरल कोरोडम। ये कब पूछा गया था, 66 री एग्जाम में। सोडियम इज केप्ट इन केरोसिन टू प्रिवेंट इट फ्रॉम कमिंग इन कॉन्टैक्ट विथ ऑक्सीजन। अगर ऑक्सीजन के कॉन्टैक्ट में अगर ये आ गया तो क्या होगा, ये ऑक्सीडाइज कर जाएगा, वो एज इन ऑक्सीडाइज हो जाता है, मतलब जितना भी एयर फ्रॉम द एटमोसफियर वो एब्जॉर्ब कर लेता है, तो वो प्रॉब्लम आ सकता है। इट हैपेंस, इट विल रिएक्ट विथ ऑक्सीजन एंड फॉर्म सोडियम ऑक्साइड। देखिए ऑक्साइड हो गया, ये NaO हो जाएगा। फिर दिस इज स्ट्रांगली एक्सोथर्मिक रिएक्शन एंड अ लॉट ऑफ हीट इज जनरेटेड। देखिए दो तरह का एनर्जी होता है ना, एक एक्सोथर्मिक होता है, एक हमारा एंडोथर्मिक होता है। तो एक्सोथर्मिक एनर्जी में क्या होता है, हीट जनरेट होता है, और एंडोथर्मिक में क्या होता है, हीट हमारा मतलब एब्जॉर्ब हो जाता है। तो ये कहीं PDF में हो सकता है नहीं दिया होगा, पर मैंने आपको ऐसे बस बता दिया है। 10 सोडियम इज केप्ट अंडर केरोसिन, इसलिए सोडियम को केरोसिन के अंडर रखा जाता है। अब चलिए गोल्ड के बारे में पढ़ते हैं। गोल्ड इज अनअफेक्टेड इन एयर, गोल्ड अफेक्ट नहीं करता है एयर, वाटर, एल्कली, हेलोजन एंड ऑल एसिड्स एक्सेप्ट, सिर्फ एक ही एक्वा रीजिया। एक्वा रीजिया में ये रिएक्ट कर जाएगा। और एक्वा रीजिया क्या है हमारा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड का 3:1 रेशियो में जो सॉल्यूशन होगा उसे एक्वा रीजिया कहते हैं। तो 3 हमारा क्या है हाइड्रोक्लोरिक और 1 क्या है रेशियो, वो नाइट्रिक एसिड का। द नेम एक्वा रीजिया वॉज कॉइंड बाई केमिस्ट बिकॉज ऑफ इट्स एबिलिटी टू डिजॉल्व गोल्ड, मतलब ये गोल्ड को डिजॉल्व कर लेता था, उसी से इसका नाम आया है एक्वा रीजिया। द किंग ऑफ मेटल्स, ये किंग ऑफ मेटल्स कहा जाता है। इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ एसिड, अ फ्यूमिंग येलो और रेड सॉल्यूशन। ये कब पूछा गया था, 44th BPSC में, ये इंपॉर्टेंट है ना। फिर अकॉर्डिंग टू जियोलॉजिस्ट, मिनरल्स आर नेचुरली ऑकरिंग इनऑर्गेनिक सब्सटेंस विद अ डिफिनिट एंड प्रेडिक्टेबल केमिकल कॉम्पोजिशन एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज। ये कब पूछा गया था, 55 BPSC में। ऑल मेटल्स आर कंडक्टर ऑफ हीट बट लेड एंड मरकरी आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट कंपेयर टू अदर मेटल। कंपेयर करोगे तो लेड एंड मरकरी क्या है, बैड कंडक्टर ऑफ हीट है। और उसके बाद फिर थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ लेड इज अबाउट 34.7 वाट पर मीटर केल्विन, ठीक है, ये यूनिट है पर मीटर केल्विन। फिर वाइल थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ मरकरी इज ओनली अबाउट 8.31 वाट पर मीटर केल्विन। तो इससे हमें क्या पता चलता है, हेंस मरकरी इज पुअरेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट मोर अमॉन्ग ऑल मेटल्स, मतलब सारे मेटल्स में से मरकरी का थर्मल कंडक्टिविटी लो है, बैड नहीं है, लो है सॉरी। और मरकरी इज ओनली कॉमन मेटल विच इज़ अ लिक्विड एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर, मतलब लिक्विड ऑर्डिनरी टेम्परेचर में। मरकरी इज समटाइम्स कॉल्ड क्विक सिल्वर, इसे क्विक सिल्वर भी कहा जाता है। ये कब पूछा गया था, 44th BPSC में। अब हम चलेंगे NCERT फैक्ट्स में। मिनरल्स आर दोज इन विच individual crystals are composed of unit cell basic unit layers of two or more types का। minerals are inorganic catalyst that function as a regulator of metabolic activity in body। तो हमारे मेटाबॉलिज्म को ये एक्टिवेट करता है, उस तरह का ये काम कर सकता है। मेटलर्जी का ये डिफिनेशन बता रहा है, मेटलर्जी इज अ फील्ड ऑफ साइंस विच डील्स विद द एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स फ्रॉम ओर्स which are naturally found in environment. Most of the element, especially metals, are presently combined with other elements and these are called minerals। ये minerals का definition आ गया हमारा। और metallurgy का definition क्या है, field of science which deals with extraction of metals, मतलब बाहर metals को बाहर निकाला जाता है from ore। तो ओर होता है ना, ओर से मेटल्स को, नॉन मेटल्स को बाहर निकालेंगे, विच आर नेचुरली फाउंड इन इन्वायरमेंट। अब ओर्स किसे कहते हैं, ओर्स आर मिनरल्स फ्रॉम विच मेटल इज कन्वीनियंटली एंड प्रॉफिटेबली एक्सट्रैक्टेड। देयर आर मेनली 4 काइंड्स ऑफ ओर्स, तो ओर्स ऑक्साइड, ओर्स कार्बोनेट, सल्फाइड ओर्स और ओर्स हेलाइड्स। चलिए इस सारे के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। एक्सट्रैक्शन ऑफ ओर्स एंड मिनरल्स, द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्टिंग मेटल ओर्स बरीड डीप अंडरग्राउंड इज कॉल्ड माइनिंग। तो माइनिंग का डिफिनेशन दे रहा था, ये तो लेमैन टर्म्स में है। फिर ओर्स आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम फिनिश्ड मेटल दैट वी सी इन बिल्डिंग एंड ब्रिजेस
They consist of desired metal compound and the impurity and earthly substance called gangue. The extraction of metals and their isolations occur over a few major step. तो कौन सा स्टेप होता है एक्सट्रैक्ट करने के लिए? कंसंट्रेशन ऑफ ओर, पहले ओर को कंसंट्रेट किया जाता है, मतलब एक जगह लाके उसको जमा करते होंगे, फिर आइसोलेशन ऑफ मेटल फ्रॉम कंसंट्रेटेड ओर, और फिर प्योरिफिकेशन ऑफ मेटल। अब वो इम्प्योर फॉर्म में रहता है ना, फिर उसे प्योर भी करना पड़ता है। अब देखिए डिफरेंस बिटवीन ओर और मिनरल। ओर और मिनरल में डिफरेंस क्या है? All the naturally occurring substance that are present in earth crust are known as mineral, while ores किसे कहते हैं? Ores are usually used to extract metal economically। मतलब किस पर्पस के लिए यूज किया जाता है? तो उसे एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल के लिए। अ लार्ज नंबर ऑफ ओर्स आर प्रेजेंट। फिर ऑल मिनरल्स आर नॉट ओर, ऑल ओर्स आर मिनरल। मतलब ये इंपॉर्टेंट है, ऑल मिनरल, जितने भी तरह के मिनरल्स होते हैं ना, वो जरूरी नहीं है वो ओर्स होगा, मतलब ओर्स जो है ना वो मिनरल होगा ही होगा, ओके। पर मिनरल है ना वो ओर्स हो, ये हमेशा नहीं होता है। तो मिनरल्स आर नेगेटिव फॉर्म इन विच मेटल एग्जिस्ट, और ओर्स आर मिनरल डिपॉजिट। तो ओर क्या है? मिनरल डिपॉजिट है, और मिनरल्स आर नेटिव फॉर्म इन विच मेटल एग्जिस्ट। अब चलिए मेटल के बारे में पढ़ते हैं। मेटल किसे कह रहे हैं? मेटल्स आर एलिमेंट दैट लूजेस इलेक्ट्रॉन इजीली एंड हैव पॉजिटिव आयन और कैटायंस। इट कंसिस्ट ऑफ मेटेलिक बॉन्ड। वो मेटेलिक बॉन्ड रहता है और पॉजिटिव आयन रहता है, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज रहता है, मतलब इजीली गेन वन इलेक्ट्रॉन। फिर फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स आर शाइनी एंड डक्टाइल। मैंने आपको डक्टाइल का मीनिंग बताया था पहले भी। डक्टाइल का मीनिंग है विच कैन बी ड्रॉन इनटू वायर्स, ठीक है, आप इसको लॉन्ग वायर्स में ड्रॉ कर सकते हो, बना सकते हो। कैन बी कन्वर्टेड इनटू थिन वायर, यहाँ लिखा हुआ है। मेटल्स आर मेलिएबल। मेलिएबल का मतलब कैन बी कन्वर्टेड इनटू थिन शीट। मेटल्स आर डेंस एंड वेरी गुड कंडक्टर ऑफ हीट, मतलब इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन बहुत अच्छा है। मेटल्स आर लस्ट्रस एंड डेंस। लस्ट्रस का मतलब यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है, मैं आपको लस्ट्रस का मतलब बता देता हूँ। मतलब थोड़ा शाइनी होता है ना, और सॉफ्ट होता है, तो उसे लस्टर्स कहते हैं। मेटल्स आर इलास्टिक एंड टफ होता है, और इलास्टिसिटी भी बहुत ज़्यादा हाई होती है। फिर मेटल्स कैन बी कन्वर्टेड इनटू लिक्विड, सो इट इज़ फ्यूसिबल ऑल्सो। मतलब जो मेटल्स लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो सके उसे फ्यूजिबल भी कहा जाता है। अब चलिए हम पढ़ते हैं मेटल का नाम और पोटेंशियल मेडिकल यूज़। मतलब मेडिसिनल में इस मेटल का क्या यूज़ हो सकता है? जैसे आयरन इज़ यूज इन एनीमिया टू इंक्रीज हेमोग्लोबिन कंटेंट। हेमोग्लोबिन का कंसंट्रेशन अगर आपका कम रहेगा ना, डॉक्टर आपको रिकमेंड करते हैं मतलब ज़्यादा आयरन कंसंट्रेशन वाला फूड खाने के लिए, जैसे स्पिनच होता है ना, वो हो सकता है। और भी बहुत सारे इसी तरह हैं ग्रीन वेजिटेबल्स, है ना। लिथियम इज़ यूज टू ट्रीट मेंटल डिसऑर्डर लाइक मनिया। फिर कैल्शियम इज़ यूज टू इनहेंस बोन स्ट्रेंथ एज एंटासिड। गोल्ड इज यूज टू प्रिवेंट बोन एंड जॉइंट डैमेज इन रेमाटॉइड आर्थराइटिस। फिर एल्युमिनियम एज एन एंटासिड, मैग्नीशियम एज एन एंटासिड एंड फॉर ट्रीटमेंट ऑफ कॉन्स्टिपेशन। फिर पोटेशियम किसका काम आएगा? फॉर नर्व्स एंड हार्ट फंक्शन एंड ऑल्सो फॉर रेडिएशन हजार्ड एज आयोडाइड फॉर्म। सोडियम किसका काम आ सकता है? एज ए इलेक्ट्रोलाइट एंटासिड। फिर बिस्मथ एज एन एंटी डायरियल मेडिसिन, एंटी अल्सर। फिर कॉपर किसका काम आ सकता है? एनीमिया का। फिर अल्जाइमर डिजीजेस। अब चलिए अब देखते हैं इंपॉर्टेंट मेटल्स एंड देयर ओर्स। ये स्टार्ट करते हैं सोडियम। सोडियम का ओर कौन सा है? तो चाइल, सॉल्टपीटर, ट्रोना, बोरैक्स, कॉमन सॉल्ट, ठीक है। इसका फॉर्मूला चाइल का NaNO3, सॉल्टपीटर का Na2CO3, ट्रोना NaHCO3.3H2O, बोरैक्स Na2B4O7.10H2O, और कॉमन सॉल्ट का तो आपको पता ही होगा NaCl। अब कैल्शियम के बारे में पढ़ते हैं। कैल्शियम में जैसे डोलोमाइट, कैल्साइट, जिप्सम, फ्लोरस्पर और एस्बेस्टस। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा? जैसे इसका मतलब कैल्शियम, कैल्साइट, जिप्सम, ये सब तो सीमेंट में भी काम आता है ना, तो थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो CaCO3.MgCO3, ये किसको कहते हैं? डोलोमाइट को। कैल्साइट CaCO3, जिप्सम को CaSO4.2H2O। इसको प्लीज़ आप याद करके रखिए, इंपॉर्टेंट है, BPSC के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके। उसके बाद सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन ऑफ सीमेंट कहाँ होता है? करंट अफेयर्स का ये सब टॉपिक है। उसके बाद फिर जिप्सम एज इन सीमेंट में क्या काम आता है? फिर फ्लोरस्पर CaF2। फिर एस्बेस्टस CaSiO3.MgSiO3। अब आगे है हमारा एल्युमिनियम। एल्युमिनियम का ओर कौन सा है? बॉक्साइट, कोरंडम, फेल्ड्सपर, क्रायोलाइट, एल्यूनाइट, केओलाइन। तो बॉक्साइट का फॉर्मूला क्या है? Al2O3.2H2O। फिर कोरंडम का क्या है? Al2O3। फेल्ड्सपर का क्या है? KAlSi3O8। क्रायोलाइट का Na3AlF6। एल्यूनाइट का K2SO4.Al2SO4 होल थ्राइस 4AlOH होल थ्राइस। इतना ज़रूरत नहीं है, है ना। पोटेशियम का
ओर्स कौन सा है ये आपको याद रखना चाहिए। ओर जो है ना वो इंपॉर्टेंट मेटल का आपको याद होना चाहिए। तो पोटेशियम का क्या है, नाइटर सॉल्ट पीटर जिसे हम कहते हैं, कुछ देर पहले ही पढ़ रहे थे हम लोग, KNO3 पोटेशियम नाइट्रेट इसे कहते हैं, है ना। तो और उसके बाद फिर KCl MgCl2.6H2O, ये किसका फॉर्मूला है, तो कार्नालाइट का है ये। फिर मैग्नीशियम का ओर्स कौन सा है, मैग्नेसाइट, डोलोमाइट, एप्सम, सॉल्ट, कर्सेराइट और कार्नालाइट, इसका ये है फॉर्मूला। अब मैग्नेसाइट का MgCO3 इसका याद रखिए, और डोलोमाइट का MgCO3.CaCO3। फिर स्ट्रॉन्शियम का देखते हैं, स्ट्रॉन्शियम का और कौन सा है, स्ट्रॉन्टियनाइट और सिलेस्टाइन। तो स्ट्रॉन्टियनाइट का फॉर्मूला क्या है, SrCO3, और सिलेस्टाइन का फॉर्मूला क्या है, SrSO4। फिर कॉपर का और कौन सा है, तो क्यूपराइट, कॉपर, ग्लैंस, कॉपर पायराइट, है ना। इसका फॉर्मूला क्या है, क्यूपराइट का Cu2O और कॉपर ग्लैंस का Cu2S और कॉपर पायराइट का CuFeS2। सिल्वर का क्या है, रूबी, सिल्वर, हॉर्न, सिल्वर, ओके। और इसका फॉर्मूला क्या है, 3Ag2S.Sb, इतना ज़रूरत नहीं है, ओके, बस आपको ओर्स याद रखना है। बिस्मथ का बिस्मथ ही होता है, Bi2S3, और आयरन Fe, हेमेटाइट, लिमेनाइट और मैग्नेटाइट, और इसका नाम क्या है फॉर्मूला, और इसका फॉर्मूला Fe2O3, हेमेटाइट का 2Fe2O3.3H2O, ये लिमेनाइट का, और मैग्नेटाइट का Fe3O4। अब अदर इंपॉर्टेंट पॉइंट इस चैप्टर का क्या होता है, जो लास्ट सेक्शन है हमारा, तो अमॉन्ग नॉन मेटल, जो नॉन मेटल है ना उसमें ऑक्सीजन एंड सिलिकन, और मेटल्स में एल्युमिनियम इज फाउंड इन एबिडेंट, मतलब एबिडेंट क्वांटिटी में ऑक्सीजन और सिलिकन और एल्युमिनियम फाइंड होता है। फिर इन नेचर मेटल्स आर फाउंड इन 2 स्टेट्स, फ्री स्टेट और कंबाइंड स्टेट, मतलब किसी से मिक्सड होता है और ये नॉर्मली हमारे फ्री स्टेट में मिल जाता है। इन नेचर द ऑकरेंस ऑफ एनी मेटल डिपेंड्स ऑन केमिकल रिएक्टिविटी, वो किस तरह एटमॉस्फेयर पर रिएक्ट करता है, ओके। लेस रिएक्टिव मेटल्स एज गोल्ड सिर्फ किससे रिएक्ट कर सकता है, एक्वा रिजिया, है ना, 3:1, इतना आपको याद रखना होगा। फिर एंड प्लैटिनम ऑकर्स इन फ्री स्टेट, मतलब गोल्ड एंड प्लैटिनम फ्री स्टेट में मिलता है। मोर रिएक्टिव मेटल्स आर फाउंड इन कंबाइंड स्टेट। फिर सम मेटल्स आर कॉपर, सिल्वर एंड आयरन आर फाउंड इन बोथ स्टेट, फ्री एंड कंबाइंड स्टेट, ठीक है, TE, ओके, ये कंबाइंड स्टेट में मिलता है, कॉपर, सिल्वर, आयरन, यही सब। ये था हमारा चैप्टर नंबर 16 मेटल, मिनरल्स, ओर्स। अब चलिए हमारा नेक्स्ट चैप्टर है चैप्टर नंबर 17 एलॉयज, जिसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जो कहता है गैल्वेनाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ अप्लाइंग अ प्रोटेक्टिव जिंक कोटिंग, मतलब प्रोटेक्टिव जिंक का कोटिंग लगता है ऑन स्टील और ऑन आयरन टू प्रिवेंट देम फ्रॉम रस्टिंग एंड ऑक्सीडाइजेशन, मतलब वो रस्ट नहीं लगने देगा, है ना। फिर लो डेंसिटी, ये कब पूछा गया था, 63rd BPSC में। तो हमारा नेक्स्ट है लो डेंसिटी एंड स्ट्रेंथ make aluminium ideal for construction of aircraft, lightweight vehicle and ladder. An alloy of aluminium called duralumin is often used instead of pure aluminium because it improves the property, मतलब क्या यूज़ किया जाता है, ड्यूराएल्यूमिन। और एयरक्राफ्ट में क्या यूज़ किया करते हैं हम, किस तरह का एल्यूमिनियम यूज़ करते हैं, लो डेंसिटी फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ एयरक्राफ्ट, ठीक है। फिर easy shaping and corrosion resistance make aluminium a good material for drinking can and roofing material, मतलब उसे हम एज एन ड्रिंकिंग कैन, मतलब हमारे कैन में एल्युमिनियम कोटिंग होता है ना, तो क्यों किया जाता है, गुड मटेरियल वो होता है और वो कोरोजन रेजिस्टेंस होता है, मतलब उसमें रस्ट भी नहीं लगता है, इसीलिए हम उसको एज एन ड्रिंकिंग कैन एंड रूफिंग में भी यूज़ कर सकते हैं। फिर अमेलगम इज सब्सटेंस, मतलब अमेलगम एक ऐसा सब्सटेंस है बाय रिएक्शन ऑफ मरकरी एंड अनदर मेटल, तो किसका रिएक्शन किया गया है, मरकरी का और मेटल्स का। ऑलमोस्ट ऑल मेटल कैन बी अमेलगेटेड विथ मरकरी, द नोटेबल एक्सेप्शन बीइंग आयरन, मतलब सिर्फ आयरन वो अमेलगेमेटेड नहीं हो सकता है मरकरी से। ये कब पूछा गया था, ये 39 BPSC में पूछा गया था। हमारा नेक्स्ट है सिलिकॉन इज नॉट द कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट ऑफ स्टेनलेस स्टील, तो स्टेनलेस स्टील में सिर्फ एक सिलिकॉन ही मेन एलिमेंट नहीं है, वाइल फ्यू क्वांटिटी ऑफ निकल भी यूज़ किया जाता है। एंड कॉन्स्टेंट एलिमेंट इन स्टेनलेस स्टील, मतलब स्टेनलेस स्टील में हमारा क्या क्या रहता है, जैसे अगर स्टेनलेस स्टील रहेगा ना तो उसमें हम सिलिकॉन प्लस फ्यू क्वांटिटी ऑफ निकल, ओके, इंपॉर्टेंट है ये कब पूछा गया था, 65 BPSC में। फिर NCERT फैक्ट्स, अब फैक्ट हमारा क्या है, एलॉय इज होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ 2 or more metal or a metal and a non-metal in a fixed proportion by mass in their molten state, मतलब मॉल्टन स्टेट में, मतलब लिक्विड स्टेट में मिक्सचर है, तो मिनरल्स, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स का। फिर एडवांटेज ऑफ एलॉय क्या है, इट इंक्रीजेस मेटल हार्डनेस, वो ज़्यादा हार्ड हो सकता है मेटल। फिर मेटल हार्डनेस इज इंक्रीज्ड बाय
कॉम्बाइनिंग वन मेटल एंड अदर नॉन मेटल, मतलब एक मेटल और अदर नॉन मेटल को कॉम्बाइन कर देंगे तो उसका हार्डनेस इंक्रीज कर दिया जाएगा। एलॉय हैज़ हायर टेंसाइल स्ट्रेंथ दैन देयर कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट। फिर मेटल एलॉय आर मिक्सचर ऑफ डिफरेंट मेटल्स दैट रिटेन द डिजायरेबल प्रॉपर्टी while discarding the undesirable one. This result in a compound that is more powerful than the parent material, pure metal. ठीक है, मतलब वो ज़्यादा हार्डनेस रह सकता है और उसके पेरेंट मटेरियल अब वो सिर्फ एक सिंगल यूनिट नहीं ना रह गया भाई, मतलब वो मेटल भी अटैच्ड विद दैट ऑफ नॉन मेटल, तो वो उसका हार्डनेस जो है वो इंक्रीज़ कर दिया गया है। अब यहाँ पे बिकॉज प्योर मेटल्स आर टिपिकली सॉफ्ट, प्योर मेटल जो होता है ना वो सॉफ्ट होता है, मेटल्स आर एलॉयड टुगेदर टू फॉर्म मोर ड्यूरेबल कंपाउंड, मतलब ड्यूरेबल मतलब ज़्यादा सहनशील शक्ति उसका ज़्यादा बढ़ जाता है। इज द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ मेटल इज़ वेरी हाई, उसका मेल्टिंग पॉइंट वेरी हाई है। फिर अलॉइंग रिड्यूसेस द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ प्योर मेटल दैट इज़ एलॉयड। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना होगा, अगर उसे हम एलॉय कर रहे हैं, अगर एलॉयड कर दे रहे हैं तो उसका मेल्टिंग पॉइंट जो है ना वो डाउन चला जा रहा है। फिर मेटल एलॉय हैव ग्रेटर वर्सेटिलिटी देन प्योर मेटल, मतलब वो ज़्यादा वर्सेटाइल है, मतलब ज़्यादा विथस्टैंड कर सकता है डिफरेंट कंडीशन को। एलॉय ऑफ मेटल आर मोर वर्सेटाइल देन प्योर मेटल। कैसे? मेटल एलॉय आर कंपाउंड ऑफ डिफरेंट मेटल्स एंड नॉन मेटल्स वेयर एज प्योर मेटल कैन डू नॉट अलाउ फॉर मच मैनिपुलेशन और चेंजेस, मतलब उसमें ज़्यादा हम चेंज नहीं ला सकते, पर दैट ऑफ एलॉय का जो मेटल होगा उसमें हम बहुत सारा चेंजेस ला सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अलाउइंग इनेमल्स मोर चेंज एंड द इन्हांसमेंट ऑफ सर्टेन प्रॉपर्टी दैट आर मोर डिजायरेबल इन वेरियस एप्लीकेशंस। अब देखिए इंक्रीज कोरोजन रेजिस्टेंस, मतलब उसमें रस्ट नहीं लगेगा, कोरोजिव इन नेचर अब नहीं रहेगा। एलॉय इंक्रीजेस कोरोजन रेजिस्टेंस रिड्यूसिंग मेटल सस्टेबिलिटी टू केमिकल and weather influence. फिर this is due to the fact that metal alloy are mixture and compound of various metal and non-metal, तो वो mixture of various metals and non-metals रहता है, इसीलिए वो increases corrosion resistance रहता है। reducing metal susceptibility to chemical and weather influence, मतलब chemical और weather का influence उसमें कम प्रभाव पड़ता है, मतलब वेदरिंग एक्टिविटी का कम प्रभाव पड़ता है उसमें। फिर मटेरियल दैट वर्क टुगेदर टू क्रिएट अ स्ट्रॉन्गर एंड बेटर एलॉय। प्योर मेटल corrode easily but alloy can be designed to be corrosion resistant, मतलब प्योर मेटल जो होगा वो जल्दी रस्ट लग सकता है, पर उसमें अगर आप एलॉइंग कर दोगे ना तो वो corrosion resistance हो जाता है। फिर मेटल एलॉय हेल्प टू पोस्टपोन एंड अवॉइड दिस ऑनगोइंग corrosion प्रॉब्लम, तो मेटल एलॉय इस तरह का प्रॉब्लम को हटा देता है, नहीं होने देता है। फिर चेंज द कलर ऑफ मेटल। एलॉइंग कैन ऑल्सो बी यूज टू चेंज द ओरिजिनल कलर ऑफ ए मेटल बाई कंबाइनिंग इट विथ अदर मेटल्स और नॉन मेटल्स, तो एलॉइंग से हम मेटल का कलर भी चेंज कर सकते हैं। फिर एड इन मेटल कास्टिंग। अब मेटल कास्टिंग में क्या अच्छाइयाँ हैं? प्योर मेटल सॉलिडिफाई व्हेन दे मेल्ट एंड कॉन्ट्रैक्ट स्लाइटली बट व्हेन एलॉयड दे टेंड टू एक्सपैंड ड्यूरिंग सॉलिडिफिकेशन रिजल्टिंग इन गुड कास्टिंग, मतलब वो कास्टिंग में आसानी होता है। तो क्यों आसानी होता है? वो जब आप उसको मॉल्टेन मटेरियल से सॉलिडिफाई करोगे ना तो वो एक्सपैंड हो सकता है, बट एज इन प्योर मेटल जब आप उसको मॉल्टेन मटेरियल से सॉलिडिफाई करोगे ना तो वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, मतलब वो अपना ओरिजिनल कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब ओरिजिनल शेप में नहीं रहेगा। फिर अलॉय सॉल्व मेनी प्रॉब्लम बाय प्रोड्यूसिंग लॉन्ग लास्टिंग कंपाउंड विथ improved corrosion resistance, फिर लाइटर वेट, ग्रेटर थर्मल रेजिस्टेंस एंड लो कॉस्ट, मतलब कॉस्ट में भी कमी आ जाता है। इन मेनी वे अलॉय आउट परफॉर्म प्योर मेटल फॉर कास्टिंग, एज अ रिजल्ट अलॉय आर बेस्ट ऑप्शन फॉर कास्टिंग, तो अलॉय इज वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन फॉर कास्टिंग। ओके, अब चलिए हम थोड़ा देखते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ऑफ दिस चैप्टर। इस टेबल के माध्यम से हम देखेंगे ब्रॉन्ज में एक्चुअल कंपोजिशन क्या है, ब्रास में एक्चुअल कंपोजिशन क्या है, क्योंकि ये बीपीएससी में हर ऑल्टरनेटिव ईयर में पूछा गया है। जैसे देखिए ब्रॉन्ज में क्या है हमारा BCT, ऐसे याद रखिए, ठीक है। कंपोजिशन 90% और टिन है हमारा 10%, तो ब्रॉन्ज में 90% कंपोजिशन ऑफ कॉपर और 10% कंपोजिशन ऑफ टिन। और ये प्रॉपर्टीज़ क्या है हमारा? हार्ड एंड स्ट्रॉन्ग, डजेंट कोरोड इजीली, जल्दी जंग नहीं लगता है, हैज़ शाइनी सरफेस, मतलब चमकीला सरफेस रहता है। तो ये किसके यूज़ में आ सकता है? टू बिल्ड स्टैट्यू एंड मॉन्यूमेंट्स इन मेकिंग मेडल्स, स्वॉर्ड्स एंड आर्टिस्टिक मटेरियल्स। जैसे स्टैट्यू बोल रहा है ना, तो अगर आप इसको आप बिहार के करंट अफेयर्स यूज़ करोगे ना तो सुल्तानगंज जो बुद्धा है ना, तो मैं लिख दे रहा हूँ ये सुल्तानगंज बुद्धा का जो स्टैट्यू है ना ऑफ गुप्ता पाला ट्रेडिशन, जो 500 से लेके 700 AD में बना गया था ना, तो वो एक्चुअल में 500 kg का है।
तो वो आप एज इन गूगल में आप एक बार जाके देखोगे तो आपको वो दिखेगा। वो करंट अफेयर्स का भी टॉपिक था हमारा, बीपीएससी में पूछने का भी आशंका बनता है। तो मैंने आपको एक ब्रॉन्ज का बता दिया है, वो कॉपर टिन, आप बुद्धा से याद रखोगे, कॉपर प्लस टिन, ओके, BCT। और ब्रास का कॉपर प्लस जिंक, ठीक है। और वो कॉपर कितना कंसंट्रेशन रहता है 70% और जिंक 30%। और ये प्रॉपर्टीज़ क्या रहता है, हार्डर देन कॉपर से भी हार्ड रहता है ब्रास। और इट इन मेकिंग ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट एंड किचन वेयर, तो किचन वेयर का कोई भी सामान के लिए ब्रास का हम लोग यूज़ करते हैं। ये आप लोगों ने देखा होगा, घर में रहता है, कढ़ाई हमारा रहता है ना, वो कॉपर प्लस जिंक का अमलगमेशन होता है। फिर स्टील में 90% आयरन रहता है और 1% कार्बन रहता है। SiC से आप इसको याद रखिए, इसको भी आपको BCZ से याद रखना पड़ेगा, ओके। इसको मेरे पास इसका कोई निमोनिक मिला नहीं, और इसको आप BCT से आप याद रखोगे, BCT BCZ, ओके। उसके बाद स्टील का तो मैंने आपको बता दिया SiC, तो आयरन प्लस कार्बन, और ये हार्ड एंड स्ट्रॉन्ग रहता है। फिर इन कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग एंड ब्रिजेस, इन बिल्डिंग ऑफ बॉडी ऑफ कार्स एंड रेलवे ट्रैक्स, तो रेलवे ट्रैक्स और कार का बॉडी किससे बनता है, स्टील से। फिर स्टेनलेस स्टील, जिसमें जंग न लगे, तो SiCC, एक SiC होता है, एक SiCC होता है। तो स्टेनलेस स्टील में 74% आयरन रहता है, और स्टील में हमारा 99% आयरन रहता था। और तो स्टेनलेस स्टील मतलब उसमें जंग नहीं लगेगा, तो उसमें कार्बन भी रहता है 8% और क्रोमियम 18%। ये शाइनी, स्ट्रॉन्ग एंड डोंट रस्ट, इसमें रस्ट नहीं लग सकता है। टू मेक कटलरी एंड सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट, कटलरी मतलब घर में खाना बनाने वाले जो ऑब्जेक्ट्स रहते हैं ना, वो सब। फिर ड्यूरा एल्यूमिन, तो ड्यूरा एल्यूमिन में क्या रहता है, 93% एल्यूमिनियम, 3% कॉपर और 3% मैग्नीशियम, 1% मैग्नीज। और ये बहुत हल्का रहता है और बहुत स्ट्रॉन्ग रहता है। टू मेक द बॉडी ऑफ एरोप्लेन एंड बुलेट ट्रेन्स, ये इंपॉर्टेंट है ड्यूरा एलिमेंट, बुलेट ट्रेन्स और एरोप्लेन बनाने में काम आता है। और प्यूटर में 96% टिन, 3% कॉपर और 1% एंटीमनी। ये लस्टर, शाइनी और स्ट्रॉन्ग रहता है। इन मेकिंग सोवेनियर, ये था हमारा एलॉय चैप्टर, जिसमें हम और डिस्कस करेंगे सब इंपॉर्टेंट एलॉय यूज, जैसे कि ब्रास, ये कॉपर और जिंक का रहता है। ब्रॉन्ज कॉपर प्लस स्टेनम का रहता है। जर्मन सिल्वर, ये कॉपर प्लस जिंक प्लस निकल। मैग्नीशियम प्लस एल्यूमिनियम। रोल्ड गोल्ड, तो ये कॉपर प्लस निकल। फिर मनी मेटल, ये कॉपर प्लस निकल। फिर बेल मेटल, कॉपर प्लस स्टैनम। गन मेटल, कॉपर जिंक प्लस स्टैनम, ये टिन की तरह रहता है ना, टिन जैसा मटेरियल रहता है। फिर ड्यूरा एल्यूमिन, जो हम लोगों ने ऊपर पढ़ा था, ये एल्यूमिनियम, कॉपर, मैग्नीशियम और मैंगनीज, जो 0.5% रहता है। इन एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग। और स्टील आयरन 98% रहता है और कार्बन 2%। फॉर मेकिंग नेल, स्क्रू ब्रिज, है ना, नेल मतलब वही कांटी। फिर स्टेनलेस स्टील, ये आयरन, क्रोमियम और निकल। फॉर मेकिंग कुकिंग यूटेंसिल्स एंड नाइफ्स, ये टेबल भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आप प्लीज़ एक बार इसको पॉज करके देख लीजिएगा। फॉर मेकिंग हाउस होल्ड यूटेंसिल्स, ब्रास मैंने बताया था, ब्रॉन्ज के लिए फॉर मेकिंग कॉइन्स, आइडल्स, यूटेंसिल्स। फिर जर्मन सिल्वर फॉर मेकिंग यूटेंसिल्स। फिर मैग्नीशियम फॉर मेकिंग एयरक्राफ्ट फ्लेम्स। लास्ट में जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है ना, द मोस्ट कॉमनली यूज्ड मेटल इज आयरन, बट इट इज़ नेवर यूज्ड इन इट प्योर फॉर्म बिकॉज इट इज़ वेरी सॉफ्ट एंड ईजिली स्ट्रेचेबल, मतलब वो बहुत जल्दी स्ट्रेच हो जाएगा, इसलिए उसको प्योर फॉर्म में यूज़ नहीं करते, उसमें हमेशा हम कुछ मिक्स करते हैं। फिर ऑन द अदर हैंड आयरन बिकम्स हार्ड एंड स्ट्रॉन्ग व्हेन मिक्सड विथ स्मॉल अमाउंट ऑफ कार्बन, तो स्मॉल अमाउंट ऑफ अगर हम कार्बन उसमें ऐड कर देंगे तो वो हार्ड हो जाता है। व्हेन आयरन इज कंबाइंड विद निकल एंड क्रोमियम, स्टेनलेस स्टील इज फॉर्म विच इज़ हार्ड एंड डज नॉट रश, वो जल्दी रश नहीं लगता है। फिर सिमिलरली प्योर गोल्ड, 24 कैरेट गोल्ड इज़ वेरी सॉफ्ट, तो 24 कैरेट गोल्ड आप लोगों ने जल्दी देखा होगा, पर इनकेस वो जैसे घर का ज्वेलरी जो बनता है ना, वो जल्दी मतलब 24 कैरेट का नहीं रहता है, 18 to 22 कैरेट का रहता है। बहुत ज़्यादा अगर चला जाएगा 22 चला जाएगा, नहीं तो वो 18 to 20 रहता है। तो 10 अनसुटेबल फॉर ज्वेलरी मेकिंग, देयरफॉर इट इज़ अलॉयड विद सिल्वर एंड कॉपर टू मेक इट हार्ड, तो वो अलॉय किया जाता है, मतलब कंसंट्रेशन ऑफ गोल्ड जो 24 कैरेट है ना, उसको कम करके 18-20 तक ले आया जा सकता है। विद द टर्म एमलगम रिफर्स टू मरकरी अलॉय, मतलब मरकरी का उसमें अलॉय कोटिंग डाला जाएगा। फिर कॉपर इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बट इट लूजेस देयर प्रॉपर्टी व्हेन कंबाइंड विद जिंक टू फॉर्म ब्रास और विद टिन टू फॉर्म ब्रॉन्ज, मतलब कॉपर को अगर हम जिंक के साथ मिक्स कर देते हैं ब्रास बन जाएगा, और अगर हम इसको टिन के साथ मिक्स कर देते हैं तो ये ब्रॉन्ज बन जाएगा। ओके, इंपॉर्टेंट है ये सब फैक्ट, ऐसा नहीं है कि नहीं पूछता है, बिल्कुल ही पूछता है। फिर सोल्डर इज अ lead and tin alloy that has a low melting point and thus is used for welding electrical wires, तो electrical wires में क्या lead को यूज़ किया जाता है। सोल्डिंग आप लोगों ने देखा होगा, घर में सोल्डिंग मशीन होती है ना,
वो जो सर्किट होता है उसको कनेक्ट किया जाता है। तो मटेरियल जो रहता है ना, बीच में डालते हैं इलेक्ट्रिसिटी का, ये गन रहता है और बीच में यहाँ पे सोल्डिंग वायर रहता है। तो ये वायर लेड का रहता है एंड टाइनी अलॉय दैट हैज़ अ लो मेल्टिंग पॉइंट। वो जल्दी मेल्ट हो जाता है, मेल्ट होकर उस सर्किट में गिर जाता है और वो एक वायर्ड कनेक्शन बनाता है कंडक्टिविटी के लिए। तो वो उसी के लिए यूज़ किया जाता है लेड को, है ना। तो ये था हमारा चैप्टर एलॉय। हम नेक्स्ट टाइम जब आएंगे तो डिस्कस करेंगे हमारा 18 चैप्टर नॉन मेटल्स। थैंक यू फ्रेंड्स। इस टेबल को आप प्लीज़ एक बार लेकिन ज़रूर देख लीजिएगा, ये वेरी इंपॉर्टेंट है ना, दिस टू टेबल्स। थैंक यू।